आर्य समाज के पिछले 150 सालों को थोड़ा सा नजर में लाएं तो मुझे लगता है कि हमारे पास वो पर्याप्त सब कुछ है जो हमें आगे की 150वीं यात्रा के लिए चाहिए। उस समय उनके पास नहीं था वो विजन। उस समय उन्होंने नए रास्ते बनाए थे। उस समय उन्होंने आर्य समाज को क्या देना है, कैसे देना है, किन्होंने देना है, कितना तब करना, उन सब महापुरुषों ने अपने अपने रास्ते बनाए। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हमें वो रास्ते बने बनाए मिल गए हैं। हमें मालूम है हमें क्या करना है, हमें मालूम है हमें कैसे करना है। ऊपर एक चित्र लगा हुआ है महर्षि ध्यान के शिष्यों के साथ में। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे, बड़ा प्रसिद्ध हुआ वो चित्र, हमने तैयार करवाया था। आर्य समाज के जो महर्षि ध्यान सरस्वती जी संस्थापक हैं, उनके शिष्यों का एक एक चित्र को उठा करके अलग अलग देखेंगे तो हमें यह दिखेगा कि इन सबके जीवन की एक अलग विशेषताएं रही हैं। हर व्यक्ति के जीवन, एक एक व्यक्ति को उठा लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद को उठा लें, महात्मा हंसराज को उठा लें, पंडित गुरुदत्त को उठा लें, भाई परमानंद को ले लें। जो भी व्यक्ति उस चित्र में दिखते हैं उन सबको एक एक करके लेंगे तो हमें दिखेगा कि सबके जीवन की अलग 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 विशेषताएं, अलग 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 कार्य और काम करने के अलग अलग तरीके। मुझे लगता है कि उन सब तरीकों को जोड़ करके, उन सबने जो जीवन में दिया, जीवन में किया, उनको लेकर के अगर हम अगले 150 साल की यात्रा शुरू करेंगे तो हम शायद और ज्यादा सफल हो पाएंगे। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं आर्य समाज को कि आर्य समाज था क्या, यानी कि किया क्या और कैसे किया। थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं ताकि आने वाले समय में हमें अगले 150 सालों के लिए क्या थॉट प्रोसेस रखनी है वो क्लियर हो जाए। आर्य समाज ने ऋषि दयानंद से सीखा, जो कुछ भी सीखा। ऋषि दयानंद ने जो कुछ देखा उसको देख करके जब ये समझा कि ये समाज के लिए विरोधी चीज है, ये समाज के लिए विपरीत है, तत्काल उसको डंके की चोट पे कह दिया भाई ये गलत है और सही ये है। और ये भी बता दिया सही ये इसलिए है क्योंकि इसका आधार वेद है और वेद के विपरीत जो भी कुछ है गलत है। उन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से और बाधार के साथ में दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने ये परवाह बिल्कुल नहीं कही कि मेरे बात को विरोधी लोग, यानी कि जो उस समय विरोध सहेंगे, वो क्या बोलेंगे। उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचा। ये एक बड़ी बात है। आज के समय में हम कभी कभी पूरी तरह से समझौतावादी हो जाते हैं, अरे लोग क्या कहेंगे। भाई साहब रहने दो, आप इन बातों को छोड़ो, रहने दो ना, आप मत करिए ये बात। ऋषि दानंद भी अगर ये सोच लेते, ऋषि दानंद भी अगर अपना मंतव्य इसी रूप में बना लेते, उनका कद काठी व्यक्तित्व इस कदर था, गजब था। 6 फुट 9 इंच का वो व्यक्तित्व ऐसा था कि वो तो केवल खड़े होते तो भी लोग उनको पूजने लग जाते। लेकिन उनको तो पत्थर मारे। क्यों मारे? क्योंकि वो समाज को सही दिशा में ले जाने की तरफ ले जाना चाहते थे, बिना ये सोचे कि ये मेरे बारे में क्या बोलेंगे। हमें ऋषिदान की उस परंपरा से बहुत बहुत बारीकी से समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। उनकी आगे की परंपरा में जो कुछ हुआ वो लंबा इतिहास है, समय की सीमा जो दी है उसमें शायद वो पूरा ना मैं कर पाऊं, लेकिन सूत्र में जरूर आपके सामने मैं रख पाऊंगा उन बातों को। ऋषि दयानंद ने जो दिया उनके शिष्यों ने ठीक वैसा का वैसे आगे फॉलो करना शुरू किया। और वो जो फॉलो किया वो आज हमारे और आपके लिए एक लाइन है। उदाहरण देते हैं, मेहरचंद महाजन एक व्यक्तित्व हुए, नाम आपने सबने में शायद कुछ ने सुना है। मेहरचंद महाजन, 2 4 लोगों ने सुना है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और जम्मू कश्मीर के महाराजा जो हरि सिंह थे उनके प्रधानमंत्री रहे। मेहरचंद महाजन का जन्म हुआ एक छोटे से गांव हिमाचल में। जन्म के समय पता लगा कि इनकी जन्म में जो पत्री, जन्म पत्री बनी उसमें पितृदोष है। पितृदोष क्या होता है? बोले पितृदोष ये होता है अगर पिता इस बच्चे को देख लेंगे तो पिता की मृत्यु हो सकती है। तो सबने तय किया कि जहां से आया इसको वहीं वापस भेज दिया जाए। हो गया, यानी समझ गए ना आप, मार दिया जाए। 12 साल तक बच्चे को कौन ऐसे रखेगा कि पिता और माता ना देख सकें। तो सोचा मार दिया जाए। किसी ने थोड़ा सा समाधान दे दिया कि ऐसे करो, इसको किसी बकरी चराने वाले को भेज देते हैं और पैसा देते रहेंगे, वो इसको पालता रहेगा, कम से कम 12 साल बाद जो स्थिति होगी तब देखेंगे। भेज दिया, बकरी चराने लगा वो बच्चा, इतने संपन्न परिवार का। आर्य समाज का प्रचारक गया गांव में, पता लगा लाला जी ने अपने बच्चे को बकरी चराने वाले के पास भेजा हुआ है। पहुंच गए लाला जी के पास। अब समझना आर्य समाज क्या है। पहुंच गए लाला जी के पास। अरे लाला जी आपने बन बच्चे, हाँ हाँ भाई ठीक है। बोले आप
ऐसा कुछ नहीं होता, भाई नहीं भैया हमारे समाज ही नहीं है, हम नहीं मान सकते, हम नहीं खतरा ले सकते। बोले मानो लाला जी, पितृदोष नाम की कोई चीज नहीं होती। पितृदोष बनाया मनुष्य ने और उसको जन्म दिया परमात्मा ने। भला ये कैसे? लाला जी मानने को तैयार नहीं हुए। वो भी बहस कर रहा है, मान जाओ बच्चे को वापस ले आओ। लाला जी भी बहस कर रहे, नहीं लाऊंगा। सोचो उस आर्य समाज के प्रचारक को क्या मिल रहा था कि वो बार बार लाला जी को कह रहे हैं अपने बच्चों को जंगल से वापस लाओ। उसको क्या मिल रहा था? जो उसको मिल रहा था उसी का नाम है आर्य समाज। उसको एक संतुष्टि मिल रही थी कि मैं किसी अच्छे घर के बालक को जंगल में रहते हुए नहीं देख सकता। लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया, लड़ाई जबरदस्त थी, कांटा भिड़ा हुआ था, उन्होंने समाधान दिया। अच्छा चलो, आप यही तो चाहते हो ना कि बच्चा आपकी नजर से दूर रहे, तो बकरी चराने वाले से अच्छा है लाहौर के गुरुकुल में भेज दो, वहां पढ़ जाएगा। समझ में आ गई? लाहौर के गुरुकुल में भेज दिया, वहां से विदेश में पढ़ाई की, वहां से महाराजा के प्रधानमंत्री बने, और वहां से भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, और बाद में डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन बने। इसका नाम है आर्य समाज। आज मेरे और आपके सामने यदि ऐसी समस्या कहीं आती है, आप क्या कहेंगे? भाई साहब छोड़ो ना, इनका कल्चर इनकी परंपराएं जैसे हैं चाहने दो, आप मत कुछ बोलो भाई साहब। ये जो ना बोलना है, ये आर्य समाज की सबसे बड़ी कमजोरी। हमें अपने आप को रिजेनरेट करना पड़ेगा कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसी का नाम हकीकत में आर्य समाज। अब दूसरी घटना सुनिए। आर्य समाज भविष्य में अगर मजबूत रहेगा तो इन कारणों से ही रहेगा। दूसरी घटना सुनिए, जो छोटी सी सुनाता हूं। पंडित चमुपति जी थे। पंडित चमुपति रेल में यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय उनको ध्यान आया, मेरा बेटा तो कल 12 साल का हो गया है, तो 12 साल की पूरी टिकट लिखती है। 2 महीने पहले जब टिकट बुक कराई थी तब वो 11 साल का था। टीटी आया, उसको कहा कि आधी टिकट और दे दीजिए। भाई क्यों? बोले मेरा बेटे की ना कल जन्मदिन था, आज ये 12 साल का पूरा हो गया है। विचार करके देखिएगा, उस टीटी को आर्य समाजी बनाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाने की आवश्यकता है क्या? वो बन चुका जो उसको बनना था। उसकी एक छोटी सी घटना देख करके टीटी के अंदर वो भाव पैदा हो चुके थे कि अगर मुझे फॉलो करना है तो वो केवल वो धर्म ही है जो इस पंडित चमुपति का धर्म है। इसलिए हमें अब ये विचार करना पड़ेगा कि आर्य समाज का जो भी विस्तार दुनिया भर में हुआ वो मेरे जीवन को देख करके हुआ। पुस्तक को पढ़ने के बाद जितना हुआ होगा, लेकिन पुस्तक पढ़ने की इच्छा भी किसी के जीवन को देखने के बाद ही पैदा हुई। तो 150 साल अगर हमने जीना है, यानी आर्य समाज के इस ध्वजा को उठा करके रखना है, तो वो काम मेरे जिम्मे पर होगा। अब तीसरी घटना और सुनाता हूं। पंडित फूलचंद शर्मा निडर बहुत बड़े आर्य समाज के कार्यकर्ता हुए। घर में डाक आई, बच्चों ने देखा कि डाक के ऊपर मोहर नहीं लगी हुई, डाक की टिकट उतार करके रख ली। पिताजी ने देखा टिकट कहाँ गई, रे किसने निकाली? बुलाया बच्चों को, इसने निकाली। अच्छा क्यों निकाली? बोले दादाजी इसके ऊपर ना मोहर नहीं लगी हुई थी। अरे मोहर नहीं लगी हुई थी तो क्यों? बोले हमने सोचा बाद में उपयोग कर लेंगे। बोला चोरी है, ध्यान दीजिएगा। बोला चोरी है, इस टिकट का काम हो चुका, सरकार का जो वसूली पैसे की करनी थी हो चुकी, अगर मैं इसको दोबारा उपयोग करूंगा ये चोरी है, मुर्गा बन जाओ यहीं पर। और आगे से नियम बना दिया, उतारेगा नहीं। उन्होंने अपना नियम ये बना लिया कि डाक टिकट आते ही कोई भी आएगा, अगर डाक मोहर नहीं लगी तो अपने पेन से उसको क्रॉस कर देंगे। बच्चे के ऊपर जो संस्कार पड़ गया उस छोटी सी घटना का, अब आपको उसको कहना नहीं है बेटा आर्य समाजी बनना, बेटा आर्य समाजी बनना, बेटा आर्य समाजी बनना, उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसी का नाम था आर्य समाज। बंधुओं, हमने अपने व्यक्तिगत जीवन को जहां कहीं भी हमें लगे कि कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उन घटनाओं को देखना, उन विचारों को याद करना, मुझे लगेगा कि मैं आर्य समाज के साथ धोखा ना करूं। हकीकत में लोग आर्य समाजी व्यक्ति को एक बहुत आदर्श व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अरे तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम तो आर्य समाजी हो। हाँ या ना कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा कि नहीं कहेगा? भाई यही यही जीत है आर्य समाज की। बंधुओं, अगर हमें अगले 150 साल तक आर्य समाज को जीवित रखना है, हमें अपने आप को जीवित रखना पड़ेगा। हमें अपने आप के अंदर आर्य समाज को जीवित रखना पड़ेगा। मैं केवल कहलवाने के लिए आर्य समाजी ना बन जाऊं। मैं केवल, ये एक बड़ी बात है कि अगर हम अपने आप को जीवित रख सकेंगे, हमारी अगली पीढ़ी, मैं कभी कहता हूं लोगों से, बच्चों को क्या दे करके जाओगे? केवल एक चीज, संपत्ति देना ना देना, कम देना ज्यादा देना,
आर्य समाज के साथ उसका हाथ पकड़वा करके चले जाओगे, आप समझ लेना आपने सब कुछ दे दिया। 150वें साल की यात्रा हमें अपने परिवारों से शुरू करनी पड़ेगी और बचपन से शुरू करनी पड़ेगी। मैं देख रहा था जो बहुत ही छोटा बच्चा जब सुबह प्रतिज्ञा ले रहा था और संकल्प संगठन सूक्त का पाठ कर रहा था, उस समय उस बच्चे के अंदर एक ही भाव थे, मैं आर्य समाज में हूं। और यही उसकी वो देन है, मैं समझता हूं कि यही उसकी देन है जो आप उसको दे रहे हो। बाकी तो सब कुछ दुनिया दे रही है उसको, सब कुछ, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइंस, सब कुछ दुनिया देने में लगी है। आपके देने की जो चीज है वो केवल और केवल आर्य समाज के संस्कार है जो बच्चों को दे देंगे। हमारे अगले 150 वर्ष पूरे सुरक्षित रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आर्य समाज को कमजोर कर सके, कर भी नहीं सकती। क्यों? मैं अपना कार्य कर ही नहीं रहा हूं। मैं केवल उस ईश्वर द्वारा प्रदत्त वेद ज्ञान जो उसकी जिम्मेदारी है मेरी, आम भूमि मद्दाम आर्या, ये भूमि मैंने आर्यों के लिए दी, ये वेद का वाक्य, वेद का मंत्र है, और वो मैं हूं। कभी कभी लोग बड़े निराश होते हैं, भाई विनय जी बड़ी कम भीड़ है, आर्य समाज के लोगों की बड़ी कम भीड़ है। भाई मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को लेकर कभी निराश मत होइएगा, क्योंकि आर्य समाजियों की भीड़ कभी करोड़ों की होने वाली भी नहीं। जो है वो रहे, बस इतना पर्याप्त है। मैं आर्य समाजी हूं, मैं आर्य समाजी दिखूं, मैं आर्य समाजी रहूं, बस इतनी जरूरत पर्याप्त है। उस बोर्ड की तरह, उस साइन बोर्ड की तरह लगा है, साइन बोर्ड बड़ा लिखा है न्यूयॉर्क 3000 किलोमीटर राइट, बस लोग उसको फॉलो करते रहते हैं बिना कुछ सोचे ये ठीक कह रहा है या गलत। उसको पता है बोर्ड खड़ा है तो ठीक ही कह रहा होगा। मुझे यह देखना है कि मैं उस बोर्ड की तरह अडिग हूं कि नहीं। अपनी बात को कहते रहिए, अपनी बात को खुद फॉलो करते रहिए, दुनिया ठीक उसको फॉलो करेगी जो अपनी बात को ठीक मान के लगातार फॉलो करता है। तो मुझे लगता है अगर किसी कहने लगे अरे भाई ये न्यूयॉर्क इधर नहीं है इधर है, और बोर्ड मुड़ करके उधर खड़ा हो जाए या 10 लोग कह रहे हैं ऐसे कर लो, होगा क्या? क्या होगा? सारी दुनिया भ्रमित हो जाएगी। इसलिए बोर्ड अटल है, ठीक उसी तरह से ईश्वर का ज्ञान अटल है, ठीक उसी तरह से मुझे और आपको अटल रहना है। यही अगली 150 साल की यात्रा का फॉर्मूला है और कोई नहीं है। दूसरी बात, प्रशंसा की अपेक्षा मत रखना। अगर आर्य समाज के लोग प्रशंसा की अपेक्षा रखते, बंसीलाल जी की घटना छोटी सी, बंसीलाल जी के पिता बेटे की शादी थी, फूलचंद जी ने करानी थी, तय कर दिया बेटे की शादी तब कराऊंगा जब ये धोती पहन के बैठेगा हवन में। अब मुख्यमंत्री का बेटा धोती पहन के बैठे, बोले ना तब नहीं, तो ठीक है पंडित जी धोती पहन के बैठेगा। अब ये शादी का टाइम हुआ, बिना धोती पहने आ गए। पंडित जी ने कहा भाई किसी से करा लियो, मैं चला। प्रशंसा की अपेक्षा नहीं की, मुख्यमंत्री नाराज हो जाएंगे मेरे से ना। इसलिए आर्य समाज को अगर आगे चलना है, प्रशंसा की अपेक्षा छोड़नी पड़ेगी। कहने के तरीके में बदलाव चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ठोक करके बोल करके किसी को कहें, प्रेम से प्यार से अपनी बात कन्वे कर दें। आर्य समाज को आगे ले जाने के लिए हमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, किसी को चोट ना लगे, लेकिन मेरे से थोड़ी दूर जाने के बाद वो मेरी बात पर विचार जरूर करेगा। उसने बात तो ठीक कही थी, बात तो उसकी गलत नहीं थी। अगर मैं उसको गलत शब्दों में या कड़े शब्दों में कहूंगा तो शायद वो मेरी बात पर विचार भी ना करे। थोड़ा बदलाव तो ठीक है लाना पड़ेगा आने वाले समय के हिसाब से। बंधुओं, आर्य समाज का इतिहास तो बड़ा उज्जवल रहा, वही दो राय नहीं है। इतना उज्जवल रहा कि आने वाली सदियां भी उस इतिहास को कभी भुला नहीं सकेंगी। वर्तमान जो है, वर्तमान हमारे हाथ में है जो हम यहां पर लोग बैठे हैं, और भविष्य जो बनता है वो वर्तमान से तैयार होता है। इसलिए उस भविष्य को बनाने के लिए एक छोटा सा मैं कभी उदाहरण दिया करता हूँ। भारत में चौकीदार होते हैं, अमेरिका में तो वो सिस्टम नहीं है, भारत में भी काफी कम हो गया। वो गली में घूमते घूमते लाठी बजाते बजाते क्या बोलते हैं, जागते रहो, और जोर जोर से बोलता है लाठी बजा के सीटी बजा के जागते रहो। एक व्यक्ति थक गया, बाहर निकल करके बोला भाई साहब अगर हमें जागना होता तो हम आपको हम आपको क्यों रखते हैं यहाँ पर? बोले बहन जी माफ करना, मैं आपके लिए नहीं कह रहा जागते रहो, मैं खुद के लिए बोल रहा हूं। मैं जागता रहूंगा तो आपकी रक्षा करता रहूंगा। मैं अपने लिए चीख चीख के बोल रहा हूं जागते रहो जागते रहो। आर्य समाज खुद में जागता रहे, आर्य समाजी खुद में जागता रहे, ये ना सो जाए। बस आप समझ लेना कि आप दुनिया को दिशा दिखाने की स्थिति में रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए बंधुओं,
आर्य समाज को अगले 150 सालों तक जो करना है ना, उसकी छोटी सी लाइन आपके सामने रखता हूं। पहली लाइन, अपने बच्चों को ठीक अपने साथ लेकर के बचपन से चलाने की आदत डालें। एक मैं अनुरोध करूंगा, उसको अन्यथा ना लेना। आने वाले समय में हम ये रिजर्वेशन करते हैं ना सीट्स का, तो युवाओं के लिए करिए। एक साइड भाई ये युवा खाली रहे, हमें लगेगा कि हमारे कहने पे भी युवा नहीं आए, बड़े फैशन में युवाओं के लिए सीट आरक्षित करिए। आज के सबसे बड़ी जरूरत है इस समय उनको फोकस करने की। दूसरी चीज, अब आगे चलते हैं। आर्य समाज ने किया क्या? आर्य समाज ने समाज की समस्या को बारीकी से समझा, उसके कारणों को समझा, फिर उसके समाधान को समझा और उसको करना शुरू कर दिया। आर्य समाज ने आरंभिक काल में देखा विधवाओं की शादियां नहीं हो रही हैं, जिनके कारण से 1.25 करोड़ विधवाएं थी उस समय। 1.25 करोड़, आप कल्पना करके देखिएगा, डेटा बताता है अंग्रेजी सरकार का 1910 के आसपास, 1905 1910 के आसपास। बस आर्य समाज ने समस्या समझ ली, उसका समाधान निकाला, विधवा विवाह होने चाहिए। अब करे कौन? कहना तो बड़ा सरल है ना यहां से खड़े होकर के, हाँ जी करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। आप सब हाथ करके हाँ जी करने चाहिए। मैं कहूंगा अच्छा चलो बताओ, आप अपने में से कौन कौन अपने बेटे का विवाह विधवा से करेंगे? आज कहना बड़ा आसान है, बच्चे से जाके पूछना फिर उत्तर देना। पिता ने संकल्प लिया यहां पर खड़े होकर के, और घर जाकर पे उसको निभाने के लिए बेटे से कहा, पिताजी बेटा मैं एक संकल्प लेके आया हूं कि मैं अपने एक बेटे का विवाह विधवा से करूंगा। बेटे ने मना नहीं किया। एक घटना नहीं है, 50 100 200 500 1000 घटनाओं से आर्य समाज का इतिहास भरा पड़ा है। मैं बार बार घड़ी को देखता हूं फिर छोड़ देता हूं चीजों को। बंधुओं, इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। आर्य समाज के इतिहास की एक ही विशेषता है, उसने समाज की जरूरतों को बारीकी से समझ लिया, उसको एक एक करके। ऋषि दयानंद ने समझा वेद जा चुके हैं, अगर ये वापिस नहीं लाए गए दुनिया खराब हो जाएगी। ऋषि दयानंद वेद वापिस ले आए। श्रद्धानंद ने समझा गुरुकुल परंपरा खत्म हो चुकी है, अगर गुरुकुल परंपरा वापिस ना लाई गई तो आगे समाप्ति हो जाएगी। उन्होंने गुरुकुल परंपरा को वापिस ले दिया। विधवा विवाह की बात हुई, बाल विवाह की बात हुई, समुद्र पार यात्रा करने की बात हुई। हमारी बहन बैठी हैं गयाना से, सुरीनाम से, समुद्र पार चले गए वो लोग। जब ये लोग, इनमें से कोई परिवार भारत वापिस जाता था, उसको अपने गांव में घुसने नहीं दिया जाता था। आपको इस बात का मालूम है कि नहीं? मुझे मालूम नहीं। जो सुरीनाम में आ गए और सुरीनाम से सोचा चलो अपनी भारत भूमि के दर्शन करने चलें, वहां गए, गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया घुसना मना है। क्यों भाई, क्यों घुसना मना है? बोले आप समुद्र पार गए, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। आज वही जो धर्म भ्रष्ट होने की व्यवस्थाएं देते थे, आज हवाई जहाज में बैठ करके दुनिया के अंदर जा रहे हैं, उनका अब धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब आर्य समाज ने धर्म भ्रष्ट होने की व्यवस्था को खत्म कर दिया। ये आर्य समाज की जीत नहीं तो बोलो किसकी जीत है? तो उस समय की समस्याओं को आर्य समाज ने समझा था, उनका निराकरण किया था। लंबे समय तक इन देशों में नहीं आ सके पौराणिक विद्वान, आर्य समाजी विद्वानों ने आकर के इनको जवार से जवान किया, और वहां पे आज हिंदुत्व का झंडा लहरता है। हनुमान का मंदिर, राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर अगर बना है सुरीनाम मॉरिशस में, उसका दे आज आपको आर्य समाज को ही देना पड़ेगा, और कोई उसका कारण नहीं था। बंधुओं, इसलिए मैं कहता हूं अब 150 साल की यात्रा में आपको अपने देश की, अपनी स्थानीय समस्याओं को बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर मैंने उन समस्याओं का समाधान करना छोड़ दिया, फिर समझ लेना कि मैं दुनिया के लिए बेकार हो जाऊंगा। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी बैठे हैं, डॉक्टर हैं। लोग इनके पास इसलिए आते हैं, उनको पता है डॉक्टर है, मैं जाऊंगा तो मेरा इनके पास में जाकर इलाज हो जाएगा। अगर ये इलाज करना छोड़ दें तो कौन इनके पास आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। वैसे ही आर्य समाज समाज का डॉक्टर था। लोगों को लगता था ये समाज की जरूरतों को देख करके उसका समाधान देने का काम करते हैं। हमने अपने आप को समाज की जरूरतों से हटा करके संध्या यज्ञ में सीमित कर लिया, वेद कथाओं तक अपने घर के अंदर सीमित कर लिया। हम लोगों के पास समस्याओं का समाधान करने गए नहीं, इसलिए लोग हमारे पास आए नहीं। जब तक हम समाज की हर समस्या को समझ करके उसका समाधान करने की तैयारी में थे, तब तक लोग हमारे पास निरंतरता से आ रहे थे और हम उनका समाधान दे रहे थे। लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे और निरंतर से हजारों से लाखों करोड़ों तक हमारी जनसंख्या पहुंचती गई। हमने दुनिया के समाधान करने छोड़ दिए, लोगों ने हमारे साथ जुड़ना छोड़ दिया। बंधुओं, आज बिल्कुल सटीक समय है। दो समस्याएं रख रहा हूं। पहली समस्या जो इस समय पूरी दुनिया में एक समान है,
उस समस्या के समाधान के लिए आर्य समाज को आगे आना पड़ेगा। और समस्याएं हर रोज नई पैदा होंगी, हर बार नहीं पैदा होंगी, हर देश में अलग अलग तरह की पैदा होंगी। आर्य समाज के उन देशों के लोग उन समस्याओं को समझ करके उनका समाधान देने में अगर अग्रणी रहेंगे, समझ लेना सारे दुनिया का फोकस आर्य समाज के साथ रहेगा। एथिज्म, ईश्वर को ना मानना, आने वाली पीढ़ी की एक सबसे बड़ी समस्या दुनिया भर के अंदर बन चुकी है और यह आधुनिकवाद का प्रतीक बन चुकी है। क्या आधुनिकवाद? बस ये बिल्कुल ठीक है ना? ना 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 ना, ये बहुत पुरानी बातें हैं ना। हम नहीं जाते, हमने छोड़ दिया मंदिर जाना, हमने छोड़ दिया पूजा करना, हमने समझ लिया सब कुछ। ये एथिज्म हुआ नहीं है, करवाया जा रहा है, आपके नौजवानों के अंदर दिमाग में डाला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? असली भगवान दिखाया नहीं गया, असली भगवान बताया नहीं गया, नकली पर उसका विश्वास नहीं हुआ, इसलिए एथिज्म है, और कोई कारण नहीं है। और असली बताने का जरिया अगर कहीं पर भी है तो वो केवल और केवल वेद मार्ग के आधार पर आर्य समाज के पास है। आपको समाधान देना पड़ेगा। लाखों लोग आपके साथ जुड़ेंगे जब उनको लगेगा नहीं, सही ईश्वर की व्याख्या केवल आर्य समाज के पास है। और दूसरा जो समाज के पास, मैं अंतिम बात कह के अपनी बात विराम दूंगा, दूसरा जो इस समय समाज के पास में सबसे बड़ा समस्या खड़ी हो चुकी है, अमेरिका में भी है, इटली में भी है, रशिया में भी है, जापान में भी है, साउथ अफ्रीका में भी, हर जगह पर है, विवाह संस्था का समाप्त होना। आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ मैरिज। बहुत बड़ी समस्या है, आर्य समाज इसकी बारीकी को समझ ले। देयर इज नो नीड ऑफ मैरिज, इफ मैरिड देयर इज नो नीड ऑफ चाइल्ड। ये दोनों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और ये अपने आप नहीं बढ़ रही, इनको बढ़ाने के लिए कुछ शक्तियां हैं जिनके स्वार्थ इससे पूरे हो रहे हैं। उनकी चर्चा अगर अलग से कभी समय या छोटी गोष्ठी में अगर समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ये दोनों समस्याएं दुनिया के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोच करके देखिए, हम और आप दुनिया को क्या देख करके जाते हैं? बोलिए, क्या देख करके जाते हैं? क्या बिल्डिंग देके जाते हैं, मकान देके जाते हैं? केवल एक संतान छोड़ करके हम दुनिया से जाते हैं, वही इस दुनिया के चलाने का सबसे बड़ा कारण है। अगर ये विवाह की अगर विवाह की ये हमारी जो एक संस्था है ये प्रभावित हो रही है और विवाह के पश्चात जो दुनिया में विवाह का सबसे बड़ा कारण है संतान देना संसार को, अगर ये प्रभावित हो रहा है, आप समझ करके चलना आर्य समाज के लिए अलार्मिंग पोजीशन है इस दुनिया को एक सही राह पर लेकर के चलते रहना। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में बंधुओं, समस्याओं को समझें और उनके समाधान देने के लिए हम तैयार हों। तो समझना ना कि आर्य समाज की अगले 150 साल की यात्रा बहुत एक कामयाब और बहुत एक शानदार यात्रा होगी। उसके लिए हम लोग चिंतन करें, जहां पर हूं वहीं की समस्या को देख करके आंखें मत मूंदना, मुझे क्या, बस अपनी एड्रेस उस समस्या को कर देना। आप समझना कि मैंने अपने आर्य समाजी होने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा दी है। इन्हीं शब्दों के साथ में जो कुछ मैं इस सीमित समय में कह सका उसके लिए मैं आपका बहुत आभार करता हूं। और भाई हमारे भुवनेश जी ने अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, जिसमें इन्हीं सभी समस्याओं को बहुत माइन्यूटली उठाया जा रहा है। आपको लगेगा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन भारत में होने वाला जो 2025 में अक्टूबर में, वो एक बिल्कुल डिफरेंटली डिजाइंड सम्मेलन होगा, डिफरेंटली डिजाइंड। मैं एक बात कह सकता हूं, व्यवस्था के रूप में भी और विषयों के रूप में भी। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, संभव हो समय निकालिए, परिवारों को साथ लेकर के आइएगा। ऐसा विशाल सम्मेलन 65 एकड़ में होने जा रहा है, बहुत विशाल सम्मेलन होगा। 150 वर्ष की नई यात्रा की शुरुआत में आप सब लोग उसमें सहभागी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका निमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, धन्यवाद, आभार।